Good evening, my dear friends, students, and those who are watching my videos. आज मैं संदीप मेरे YouTube चैनल स्टडी पोल साइंस एंड एसएसटी विद अस आपके साथ एक नई वीडियो के साथ जो है वो लेकर के आपके सामने जो है वो आया हूँ। आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जो है वो ज़रूर करना। मेरा जो आज का टॉपिक है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर है और ये फुल फ्लेज चैप्टर जो इस वीडियो में रहेगा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें हम जो है वो यूरोपियन यूनियन के बारे में, ठीक है, और आपका आसियान के बारे में, ठीक है, राइज ऑफ चाइना के बारे में, ठीक है, जापान और साउथ कोरिया के बारे में इसमें जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ये एक रिवीजन पर्सपेक्टिव वीडियो है, ठीक है, जिसमें जो है वो इतनी डिटेल तो नहीं जा पाऊंगा, बट आपको जो है वो ओवरव्यू उस कंसेप्ट को जो जरूर मिलेगा, जिस करके जो है वो आप एग्जामिनेशन में जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं वो जो है वो इजीली एग्जामिनेशन में आपके इन क्वेश्चंस के आंसर अगर इनसे रिलेटेड आते हैं तो वो लिख पाएंगे। चलिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आपका यूरोपियन यूनियन है। बिफोर स्टार्टिंग यूरोपियन यूनियन, पहले जो है वो हम लोग बात करते हैं कि ये अल्टरनेटिव या न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की जरूरत क्यों पड़ी। आप सब लोगों को पता है सोवियत यूनियन जो है वो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया। अब वर्ल्ड जो है वो बायपोलर से यूनिपोलर बन गया और अमेरिका जो है आपका पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट जो है वो करने लगा, या अमेरिका जो है वो ग्रेट पावर बन गया। आप सब लोगों को पता है जब अमेरिका जो है वर्ल्ड लेवल को पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अपना डोमिनेट करने लगा, सो उस टाइम जो है वो वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज को कुछ ऐसी कंट्रीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड जो है महसूस हुई कि अमेरिका की जो आपकी डोमिनेंस है उसको स्टॉप जो है वो करना चाहिए, और उसको स्टॉप करने के लिए आपकी जो है दो ये जो पावर थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें से जो फर्स्ट थी वो यूरोपियन यूनियन थी और दूसरी आपकी आसियान थी, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, जिन्होंने जो है वो आपका उस यूनिपोलर वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है और यूएस की हेजीमनी को रोकने के लिए जो है वो आपका इंपॉर्टेंट वर्क किया है बच्चे। सबसे पहले हम जो है यूरोपियन यूनियन की तरफ चलते हैं, वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो है यूरोपियन यूनियन की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, पहले इसके अलग अलग ऑर्गन जो है वो काम करते थे। जो यूरोपियन यूनियन है अल्टीमेटली जो है वो 1994 में जो है वो आपकी एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, आपको जो है वो पहले इसके जो है ये वेरियस ऑर्गन जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली इसके जो ऑर्गन है वो आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो बनने शुरू हुए थे। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ उसके बाद जो है इसके ऑर्गन्स ने जो काम करना शुरू कर दिया, और उसी टाइम जो है सबसे पहले जो यूएस है उसने फाइनेंशियल हेल्प जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को देना एक्सटेंड कर दी। एंड देन जो है वो क्या किया बच्चे, ताकि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। अब यूएस जो हेल्प देता था वो देता था मार्शल प्लान के अंतर्गत, जिसके थ्रू वो शॉर्ट लोन जो है यूरोपियन कंट्रीज को देता था बच्चे। नाउ इसके बाद क्या होता है, अब यूरोपियन यूनियन जो है वो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। यूरोप की जो कंट्रीज है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, एक छोटा सा ऑर्गन बनाती है जो कि बाद में यूरोपियन यूनियन का ऑर्गन बनता है, जिसका नाम है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, OEEC। ठीक है, जो कि 1948 में एस्टैब्लिश की जाती है और इसका काम है वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को हेल्प करना। ठीक है, नाउ उसके बाद जो है वो आपका यूएस नाटो एस्टैब्लिश करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी के स्ट्रक्चर के लिए। वहीं जो है वो आपका उसी पर्सपेक्टिव में द काउंसिल ऑफ यूरोप जो है वो 1949 में यूरोप की कंट्री जो है वो एस्टेब्लिश करती हैं, जो कि बेसिकली पॉलिटिकल कॉपरेशन करना जो है, कॉपरेशन करना उनका जो है वो काम था। पॉलिटिकल कॉपरेशन जो है वो इनका इस द काउंसिल ऑफ यूरोप का काम था। देन क्या होता है बच्चे, 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज सेट अप इन 1957, और आपका जो है इसके बाद इसी के साथ जो है वो इन्होंने एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी बनाने का जो है वो बेसिकली सोचा।
बट जब आपका सोवियत ब्लॉक जो है वो कोलैप्स हो गया, देन जो है वो इन्होंने ये जो आपका ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट के थ्रू, यहाँ पर ध्यान रख लेना ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट है साइन हुई है बच्चे, उसके थ्रू 1992 में जो है वो आपकी यूरोपियन यूनियन जो है वो आपकी एस्टैब्लिश करेगी, जिसने 1 जनवरी 1993 से काम करना जो है वो शुरू कर दिया बच्चे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ लिमिटेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका ये इजी टास्क नहीं था कि हर एरिया में आपके जो है वो कोऑपरेशन एस्टेब्लिश कर पाना, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन थे कि आपके जो है जो बहुत सारी कंट्रीज के पीपल इन मेनी कंट्री डू नॉट वांट टू गिव पावर टू द यू, बेसिकली जो कई कंट्रीज के जो लोग थे वो आपका यूरोपियन यूनियन को अपनी कंट्री की पावर शिफ्ट नहीं करना चाहते थे, या वो चाहते थे कि वो जो उनकी कंट्रीज के जो लोग हैं उनको उन्हीं की कंट्रीज के लीडर जो है वो रेगुलेट करें, उन्हीं की कंट्री के लीडर जो है वो गवर्न करें, वो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंतर्गत नहीं जाना चाहते थे। और उसी के साथ बहुत सारी जो रिजर्वेशन, मैनी रिजर्वेशन इंक्लूडिंग न्यू कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसी के साथ कुछ एक रिजर्वेशन भी जो है वो करी गई, जो नई कंट्रीज बनी यूरोपियन यूनियन की उसके बारे में जो है वो आपका उनको कुछ स्पेशल राइट भी दिए गए, इसलिए अदर जो कंट्रीज थी कहीं ना कहीं वो भी जो प्रॉब्लम जो है वो उन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन कैसे जो है वो एक इकोनॉमिक पावर बनी, या आपका इकोनॉमिक पावर की फॉर्म में जो है यूरोपियन यूनियन क्या रोल प्ले कर रही है। सो आपको पता होना चाहिए, अगर हम 2005 की बात करें तो आपका यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड की जो है वो आपकी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी, ठीक है, जिसमें से आपकी जो है $12 ट्रिलियन जो है वो रही। 2016 के अकॉर्डिंग सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी, ठीक है, जो कि आपका जो है वो आपका $17 ट्रिलियन इसकी जो इकोनॉमी पहुंची बच्चे। उसी के साथ जो आपकी करेंसी इन्होंने जो है वो यूरो, जो इनकी करेंसी थी यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी थी, इसने यूएस डॉलर की डोमिनेशन को थ्रेट जो है वो क्रिएट कर दिया बच्चे। मतलब इतनी पावरफुल करेंसी बन गई कि अल्टीमेटली डॉलर के साथ इसका कंपटीशन जो है वो होने लगा। उसी के साथ जो है वो आपका यूरोपियन यूनियन का जो वर्ल्ड ट्रेड में शेयर था वो 3 टाइम लार्जर था, आपका जो है वो यूएसए से 3 गुना जो है वो ज्यादा था बच्चे, ठीक है, जिस करके जो है वो यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट होने लगे, ठीक है, चाइना के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट होने लगे। देन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक सुप्रीमेसी यूरोपियन यूनियन हैज एबल टू इन्फ्लुएंस द नेबर्स एंड एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। अब क्या हुआ बच्चे, अब इकोनॉमिक पावर बन गई यूरोपियन यूनियन, तो उसने क्या किया, एशिया की जो कंट्रीज थी, अफ्रीका की जो कंट्री थी और अपने आस पड़ोस की जो कंट्री थी, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब वो यूएसए के साथ ट्रेड ना कर करके जो है वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए जो है वो आपका काम करने लगी। उसी के साथ आपका जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी अच्छे जो है इसके लिंक क्रिएट हो गए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल पावर में जो है वो यू का अच्छा दबदबा था बच्चे, क्योंकि आपको पता है दो जो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो आपके यूरोप से ही जाते हैं, इन यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज से जाते हैं, जिसमें से आपका फ्रांस और ब्रिटेन दोनों है, जो कि आपका जो है वो बेसिकली परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के। साथ ही साथ आपके जो है जैसे कुछ एक कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि आपकी नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, ठीक है, आपका ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा और भी कंट्रीज हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका जो ये यूरोपियन कंट्रीज थी, यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर पावर्स भी थी इन कंट्रीज के पास, ठीक है। सो आपका जो है वो हर तरफ से ये स्ट्रांग थे। साथ ही साथ इन्होंने जो है वो चाइना में ह्यूमन राइट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रिगार्डिंग इशू पर भी बात करनी जो है वो शुरू कर दी बच्चे, ठीक है। उसी के साथ ये कुछ एक जो है यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज है, उनका जो है वो फ्लैग है बच्चे, ठीक है। नाउ अब जो है कुछ एक आपकी प्रॉब्लम फेस करने को मिली, वो ये थी कि एक तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया था, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, वो कर नहीं पाए थे, ठीक है। उसी के साथ आपका जो है जो कॉमन करेंसी थी यूरो, बहुत सारी कंट्रीज ने जो उसको फॉलो नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया।
इसमें जो है वो जो छोटी कंट्रीज थी वो जो है वो आपका कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करी गई। जो बड़ी कंट्रीज थी या आपकी फाउंडर मेंबर कंट्रीज जो थी वो ज़्यादा बेनिफिट उठाती गई। उन्होंने छोटी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करना जो है वो शुरू कर दिया, जिस करके जो है वो वहाँ की जो मेंबर कंट्रीज थी, छोटी छोटी जो कंट्रीज थी जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर थी, वो डिमांड करने लगी सेपरेट जो है वो आपका बेसिकली अपनी कंट्री के को यूरोपियन यूनियन से सेपरेट करने की। अगर मैं आज की बात कर रहा हूँ करूँ तो बच्चे आज के टाइम में 27 जो है वो मेंबर नेशन है इसके, ठीक है। और इसका जो है वो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स आपका ब्राजील में है, ठीक है। सो ये था यूरोपियन यूनियन के बारे में, जो आपका मोटा मोटा हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ऑल अबाउट द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आशियान की। आपको पता होना चाहिए आशियान जो है वो 1967 में एस्टेब्लिश किया गया था। आशियान के फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये बेसिकली इंडिया के या हमारे एशिया के साउथ और ईस्टर्न पोर्शन में लोकेट करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब ये आशियान बना था तो 5 मेंबर कंट्रीज ने बनाया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करी थी और इसी डिक्लेरेशन के थ्रू जो है वो आशियान बना था। तो आपको पता होना चाहिए बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू जो है वो आशियान एस्टैब्लिश किया गया था। बाद में इन्होंने जो है वो अपने मेंबर नेशन को बढ़ाने के लिए अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप को इंक्रीज करने के लिए कुछ एक जो है वो इन्होंने क्राइटेरिया रखा था, और उसके बाद जो कंट्रीज थी वो उसको ज्वाइन कर सकती थी, ठीक है। इसमें से बाद में ब्रुनेई आपका जो है वो दारुसलम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, आपका जो है वो म्यांमार, इन्होंने आसियान को ज्वाइन किया था। बट लेटर ऑन दारुसलम जो है वो इंक्लूड हो गया अदर कंट्री में। देन जो है वो आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो 10 मेंबर कंट्रीज है। वहीं जो है वो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है बच्चे, ठीक है। आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं आशियान के, आशियान एस्टैब्लिश क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मैं बात करूं इसकी एस्टैब्लिशमेंट से पहले तो इस रीजन का बहुत बुरा हाल था बच्चे, यहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत बुरी थी। देन आपका इसको डेवलप करने के लिए मेन जो पर्सपेक्टिव था इस रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टैब्लिश करना, साथ ही साथ जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी। ये कंट्रीज आपस में लड़ती रहती थी, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट, कोई और कई तरह के डिस्प्यूट, माइग्रेशन से रिगार्डिंग इश्यूज। तो आपका जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना जो है इसका अनदर जो है वो आपका पर्सपेक्टिव था बच्चे, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने जो है वो एक आशियान बे जो है वो एस्टैब्लिश करा था बच्चे, ठीक है। ये जो है वो इंट्रैक्शन थी, ठीक है, जो कि इनफॉर्मल। लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आशियान कंट्रीज की इंट्रैक्शन, आशियान बेस की इंट्रैक्शन जो है वो किस आधार पर होती है। तो आपको पता होना चाहिए इनफॉर्मल, इनफॉर्मल आशियान इंट्रैक्शन जो है वो आपकी, और नॉन कन्फ्रंट कन्फ्रंटनिस्ट एंड कोऑपरेटिव, ये 3 वर्ड आपको पता होने चाहिए, इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटरिस्ट एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। ये 3 जो है वो होने चाहिए। इसी के साथ ये जो है वो एक दूसरी कंट्री की जो नेशनल सॉवरेनिटी है, मतलब जो भी कंट्री, जो भी सरकार, जिस भी तरह की सरकार उस कंट्री में काम कर रही है, ये इसको जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने जो है वो 2003 में एक आशियान कम्युनिटी भी एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है। इस 2003 में जो है इन्होंने आशियान कम्युनिटी, जो कि जिसके जो है वो बेसिकली 3 पिलर्स जो है वो बनाए गए थे। पहला है आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। अगर आपको ऑर्गन्स ऑफ आशियान आता तो भी आपने यही मेंशन करना है, आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। नाम से ही क्लियर हो रहा है सिक्योरिटी करना, इस रीजन की जो इसका काम है सिक्योरिटी इंश्योर करना। दूसरा है आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये जो है वो आपका आशियान कम्युनिटी, आशियान जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। और तीसरा है आशियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। इसी के साथ बच्चे एक आपका 1994 में आशियान रीजनल फॉर्म, ठीक है, वो भी एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है among the ASEAN nation regarding the matter of security and foreign policy बच्चे, ठीक है। आपका जो है सिक्योरिटी को लेकर के और उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कोऑर्डिनेशन जो है वो क्रिएट करता है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
ये कुछ एक मेंबर नेशन है, उनके फ्लैग हैं बच्चे, आप लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं मैप से। वही जो है वो हम लोग बात करते हैं आसियान एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए इसका विजन 2020 है। सो इसका जो विजन 2020 है उसका जो उसमें जो उसका मेन एम है या उसका जो विजन 2020 है जो कि हो चुका है बच्चे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी इशू में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, मतलब आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इसका आसियान विजन 2020 है, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं इंडिया और आसियान के रिलेशन की, तो आपका जो है वो बहुत अच्छे रिलेशन है। इंडिया जो है वो ऑब्जर्वर मेंबर है आसियान का बच्चे, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया ने जो है वो एफटीए साइन की, आपका जो एफटीए साइन किया हुआ है आसियान कंट्री के साथ बच्चे, ठीक है, जिसका नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसी के साथ टाइम टू टाइम बहुत सारे जो है वो बायलैटरल एग्रीमेंट दोनों आपका आसियान और इंडिया के बीच में जो कंडक्ट होते रहते हैं। इसी के साथ जो है वो आपको पता होना चाहिए 2017 में आपके जो आसियान के 10 मेंबर नेशन थे, जब हमारी कंट्री में रिपब्लिक डे था तो उनके हेड को जो है वो इंडिया में बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे पे। तो यहाँ से आपको जो है वो पता होना चाहिए बच्चे कि इंडिया और आसियान के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ इंडिया की जो पहले लुक वेस्ट पॉलिसी थी या आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसको जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया गया। मतलब आपकी जो आसियान कंट्रीज है या नेबरिंग कंट्रीज है ईस्ट में, और हमारे ईस्ट में जो है यही आसियान कंट्रीज हैं, तो उनकी तरफ जो है ज़्यादा ध्यान देना, उनके साथ ज़्यादा जो है वो ट्रेड एक्सेट्रा जो है एक्टिविटीज़ हम लोगों ने जो है वो आपकी साइन करनी है और कंडक्ट करवानी है। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए चाइना जो है वो 1949 में आपका जो है वो रिपब्लिक कंट्री बना था बच्चे, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने बात करनी कि चाइना को क्यों एक अनदर अल्टरनेटिव सेंटर या न्यू या कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर जो है वो बोला जाता है। सो सबसे पहले पता होना चाहिए कि चाइना ने बेसिकली जो है वो अपनी इकोनॉमी में इकोनॉमिक सक्सेशन के थ्रू 1978 में कुछ एक रिफॉर्म लाए, जिनको एलपीजी रिफॉर्म बोला जाता है बच्चे, वो चाइना लेकर के आया और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो चाइना ग्रो करता चला गया। आप सब लोगों को पता होना चाहिए 1978 से पहले या 70 से पहले चाइना की जो इकोनॉमी थी वो क्लोज इकोनॉमी थी। मतलब ये जो कंट्री थी वो बाहर की कंट्रीज के साथ इतना ज़्यादा जो है वो आपका घुल मिल नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा जो है वो कनेक्ट नहीं करती थी, ठीक है। ये अपनी आपको सेल्फ सफिशिएंट और अपनी कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज बनाती थी, बहुत सारे चीज़ें जो है वो तैयार करती थी, जो कि उसी की कंट्री के लोगों में कंजम्पशन जो है वो हो जाए, ज़्यादा ये ट्रेड दूसरी कंट्री के साथ नहीं करती थी। बट 1978 में आपका जो है वो बेसिकली वहाँ पर जो है वो नए उनके डेंग जियोपिंग, ठीक है, नाम है उनका, वो जो है वो आपके प्रेसिडेंट बनते हैं और उसके बाद जो चाइना में चेंजेस किए जाते हैं। उसी के साथ है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द रीजन मेक्स चाइना एज अ लीडर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। बेसिकली जब आपका चाइना इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो गया और आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आपको पता है परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है उस करके अब चाइना जो है वो एशिया की एशियन रीजन की एक वन ऑफ द मेजर पावर जो बन चुकी है। उसके बाद है चाइना हैज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, उसी के साथ ह्यूज पॉपुलेशन है, और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो आपकी वेल मेंटेन्ड है। उनको उनकी जो आपकी एजुकेशन है, उनकी जो बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज है और ट्रेनिंग है, स्किलफुल एजुकेशन, वो बहुत एडवांस है। इसी के साथ चाइना जो है वो आपको पता है 4th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तो नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है काफी ज्यादा। सो इस करके जो है वो चाइना अपने आप को रिवाइव कर पाया। उसी के साथ चाइना एक्सपेक्ट दैट, ठीक है, टू बी बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द 2040। चाइना ने बेसिकली एक्सपेक्ट किया है कि वो 2040 तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो बन करके पूरे वर्ल्ड को दिखाएगा बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। सो यहां से अब काफी ज्यादा कंट्रीज ने जो है बच्चे बेसिकली चाइना में जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है।
देन क्या हुआ, आपके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे जो चाइना की पुरानी इकोनॉमी थी बच्चे। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे जो है वो चाइना की इकोनॉमी में बहुत सारी इनइक्वालिटीज थी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया। ये जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म अडॉप्ट किए तो उसके कुछ इम्पैक्ट, नेचुरल सी बात है बच्चों, ध्यान रखना है कि हर कंट्रीज में ड्रॉबैक जो है देखने को मिलते हैं जब भी कोई आप जो है रिफॉर्म अडॉप्ट करते हो। सो चाइना ने जब आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करी या न्यू रिफॉर्म जो अडॉप्ट करे तो कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। जैसे आपकी जो चाइना में जो अमीर लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी राइज देखने को मिला, एनवायरमेंट भी डिग्रेड हो गया। नेचुरल सी बात है, एमएनसी जो अब ऑलवेज फोकस करती हैं आपकी अपनी डेवलपमेंट की तरफ, अपने मोर से मोर प्रॉफिट की तरफ, वो जो है एनवायरमेंट और बाकी सारी चीज़ों की तरफ जो है ध्यान नहीं देती हैं। इसी के साथ जो फीमेल हैं इनकी जो कंडीशन थी वो बहुत खराब जो है देखने को मिली चाइना में इस आपके जो है वो इकोनॉमिक दौर में बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स जो है चाइना की इकोनॉमी के, अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज, फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड बैड कंडीशन ऑफ वर्क। आपकी जो है विमेन को एम्प्लॉयमेंट तो मिली पर उनको जो है बहुत आपका जो है उनका काम करने की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, करप्शन राइज हुआ और राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। सो ये जो है वो सारी की सारी कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो न्यू रिफॉर्म्स के जो है वो देखने को मिले बच्चे। वहीं जो है वो बच्चे अगर हम बात करते हैं कि एक तरफ तो ड्रॉबैक थे बट आपका जो है वो चाइना वर्ल्ड की आपकी जो है वो कहीं ना कहीं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी जो चीज़ें अचीव कर पाया ये कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बदौलत ही कर पाया बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशन की। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और चाइना के रिलेशन कुछ बेहतर है नहीं है कि अगर मैं बात करूं, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब है, ठीक है। कई बार ऐसा टाइम आया है कि आपका जो है वो इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो खराब हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब हुए हैं, बट कई बार बहुत सारे, बट फिर भी हमारे जो लीडर्स हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो आपका अपने रिलेशंस को बेहतर करने का ट्राई करते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने जो है जनरली याद रखना है तो बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा जो है वो चाइना के साथ चलता है, साथ ही साथ हमारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर के जो है डिस्प्यूट चलता है, साथ ही साथ हमने जो असाइलम दे रखा है दलाई लामा और आपके बुद्धिस्ट तिब्बतियन पीपल्स को इंडिया में, उसके कारण जो है वो हमारे बेसिकली रिलेशन जो वो ख़राब है। साथ ही साथ 1961-62 का जो इंडो चाइना वॉर है उसके कारण 1965 के इंडो पाक वॉर में चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, 1971 के वॉर में जो है वो कहीं ना कहीं चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो ये सारे कारण हैं और इसके अलावा टाइम टू टाइम चाइना जो है वो इंडिया के बेसिकली गालवान वैली अटैक है, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने जो है वो इंटरफेरेंस करी थी और आपका अरुणाचल प्रदेश को कई बार, बहुत बार ये जो है वो अपने मैप में दिखाने का ट्राई करता है, ठीक है। सो इस तरह की जो है प्रॉब्लम चलती रहती है, बट हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो बहुत सारा इंपोर्ट जो है वो चाइना से करते हैं, या हमारा जो है वो ट्रेड पार्टनर भी चाइना है बच्चे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इंडिया एंड चाइना वर टू ग्रेट पावर इन द रीजन ऑफ, आपको पता है एशिया में ये जो है दो मेन पावर हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हमारी जो है वो नदरन सबसे बड़ी नेबरिंग कंट्रीज भी कंसीडर की जाती है बच्चे। उसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में इन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसका नाम है हिंदी चीनी भाई भाई, कि आपका जो है हिंदी और चीनी जो है वो भाई भाई रहेंगे, ठीक है, भाई भाई हैं, बट स्टिल आपका जो है ये स्लोगन कहीं ना कहीं फेल जो है वो देखने को मिला। अब क्या हुआ, दोनों कंट्रीज के बीच में 1950 से ही जो है वो आपका मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। अब जो है चाइना ने 1950 में तिब्बत को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया और जिस करके जो है वो हमारा और चाइना के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो आपका एमर्ज हो गया, जिस करके दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों कंट्रीज के रिलेशंस के बीच में जो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट डिफरेंसेस जो देखने को मिले बच्चे। अब क्या हुआ, इसी बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते 1962 में जो है वो हम लोगों का जो है वो इंडो चाइना वॉर भी हुआ बच्चे। साथ ही साथ जो है वो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 1969 में हम लोगों ने जो है वो आपका
जो तिब्बत से बेसिकली बुद्धिस्ट और आपके जो है रिलीजियस गुरु दलाई लामा के साथ वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आए थे, और क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको असाइलम जो है वो दे दी थी, जिस करके चाइना को जो चाइना ने उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया था बच्चे। साथ ही साथ 1976 में दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशन जो है इम्प्रूव करने का ट्राई किया, ठीक है। और इसी से पहले पॉइंट मैंने कुछ डिस्कस कर लिए हैं कि आपका जो अब पाकिस्तान वॉर, जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, तो उसमें चाइना ने पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया है। देन जो है वो आपका ये रहेगा बच्चे। उसके बाद जो है वो आपका लगातार टॉक्स जो है वो होती गई 1981 तक, और आपको पता होना चाहिए 1981 में आपका जो है वो राजीव गांधी जी जो है 1988 में चाइना की विजिट पर भी गए थे, तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुई थी। 2006 में जो है दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल ट्रेड हुआ था, मतलब दोनों कंट्रीज है ना, बहुत कंट्री, आपका डॉलर 338 मिलियंस का, ठीक है। और उसके बाद जो 18 मिलियन बिलियन का अलग से एक और जो है समझौता हुआ था बच्चे। उसी के साथ जो है वो चाइना ने आपका जो है वो मिलिट्री एड और न्यूक्लियर पावर जैसी जो है वो आपके प्रोग्राम चलाने शुरू कर दिए। वहीं जो है वो इंडिया को हॉस्टाइल बनाने का उसकी जो कहीं ना कहीं पॉलिसी थी, इंडियन टेरिटरी को अपने अंडर कंट्रोल करने की जो पॉलिसी थी, इस करके भी दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन थे वो कहीं ना कहीं फिर से खराब जो है वो एक तरफ से होने शुरू हो गए, जो कि आपका टाइम टू टाइम। इसी के साथ आपको ये भी पता है कि जापान की बहुत सारी कंपनी जो है वो हमारी कंट्री में भी काम कर रही हैं, और जापान के इंडिया के साथ बहुत अच्छे जो है वो रिलेशन है। जिसमें से आपको पता है ऑटोमोबाइल की बात करें तो टोयोटा, हिंडई, सुजुकी, ठीक है। इसी के साथ सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, कैनन हो गया, हिटाची हो गया, डेकिन हो गया, ठीक है। आपका जो है वो फाइनेंस में भी बेसिकली टोक्यो, मित्सुबिशी, और उसके बाद यूएफजी, ये जो है वो आपकी बहुत सारी कंपनी जो है वो इंडिया में वर्क कर रही है। साथ ही साथ आपको पता है कि हमारी जो है जापान के साथ टेक्नोलॉजी को लेकर के बायोलेटर, बेसिकली बहुत सारे बायोलेटरल एग्रीमेंट भी हैं। हम जो है जापान को लोहा देते हैं, आयरन एंड स्टील देते हैं। जापान के साथ हमने जो है बायोलेटरल ट्रेड भी आपके एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। साथ ही साथ जो है वो आपका जापान हमें जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का काम भी करता है। बुलेट ट्रेन जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश करने के जो काम है वो जापान ही कर रहा है। जापान जो है हमें उसकी टेक्नोलॉजी दे रहा है। इसके साथ बहुत सारी अनदर टेक्नोलॉजी है जो जापान में बहुत एडवांस है, तो वो इंडिया को प्रोवाइड की जा रही है बच्चे, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं जापान के एज एन अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर एमर्ज होने के क्या कारण है, तो एक तो पता होना चाहिए कि वहां की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो स्किलफुल है। वहाँ की पॉपुलेशन पर, ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एजुकेटेड लोग मिलेंगे आपको, सेल्फ डिसिप्लिन लोग मिलेंगे बच्चे। वो टेक्नोलॉजी और आपका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जो है वो बिलीव करते हैं, ठीक है। वहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो वर्किंग है, ठीक है। सो इन्हीं सब रीजनों की वजह से जो है वो आपका जापान जो है वो एक एमर्जिंग पावर जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है साउथ कोरिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पहले जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो जो है वो कंट्रीज थी, ठीक है। बट आपका ड्यू टू सम रीजन ये जो है वो आपकी साउथ कोरिया अलग होगी और आपकी नॉर्थ, पहले ये एक ही कंट्री थी बट बाद में जो है वो ये अलग होगी। बेसिकली साउथ कोरिया की डेवलपमेंट के पीछे जो है वो आपका एक मेन मिथ मिथ क्या मतलब ट्रुथ ही है बच्चे, मिराकल ऑफ ऑन द हान रिवर। हान रिवर जो है वो आपकी साउथ कोरिया के बीच में, आप यहाँ मैप में देखिए कि ये जो हान रिवर है ये साउथ कोरिया के बीचों बीच जो है वो आपकी फ्लो करती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये जो साउथ कोरिया कंट्री है, ये जो है वो बेसिकली 1960 से 80s के बीच में जो है एज एन एमर्जिंग पावर जो है वो बनी थी। कोल्ड वॉर के टाइम में इसने जो है द कोरियन वॉर 1950 से 53 जो है वो फेस किया था बच्चे, ठीक है। जिस करके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा मतभेद हो गया था आपका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, और अल्टीमेटली ये जो है वो आपका डिवाइड हो गया, जिसको डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो 38 आपकी जो है वो पैरेलल लाइन है बच्चे, ठीक है। अब जो है साउथ कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोला जाता है और नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कंसीडर किए जाते हैं। साउथ कोरिया एक एमर्जिंग पावर बनी क्योंकि वहां पर आपकी जो ये हान रिवर थी,
ठीक है, जो ये फ्लो कर रही है बीचों बीच, इसने जो है मिरेकल, मिरेकल मतलब जादू, ठीक है, हान रिवर का एक ऐसा जादू हुआ जिस करके जो है वो आपका जो साउथ कोरिया एक एमर्जिंग पावर बन पाया। तो एमर्जिंग पावर बनने के पीछे क्या क्या रीजन थे बच्चे? जैसे ही आपका जो है वो साउथ कोरिया ने ये जो आपका कोरियन वॉर था इसको फेस किया, उसके बाद उसने जो है वो अपनी इकोनॉमी में, जब ये कंट्रीज डिवाइड होगी तो कुछ चेंजेस किए। अब ये चेंजेस क्या क्या थे बच्चे? सबसे पहले तो इन्होंने जो है वो आपका अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी उसको जो है वो चेंज किया बच्चे, ठीक है। आपका इंडस्ट्रियलाइज नेशन बन गया, उसने हैवी इंडस्ट्री जो है वो आपकी एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। दूसरा, इसने जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, बेसिकली जो है वो बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ एजुकेशन प्लस आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्किलफुल एजुकेशन पर जो है वो ज्यादा ध्यान देना जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है, जिस करके जो है वो साउथ कोरिया एक इमर्जिंग पावर जो है वो बन गया। बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, आपने ध्यान ये रखना है कि किसी भी कंट्री के एमर्ज होने के, आपको चाहे इंडिया का पूछ लिया जाए, चाहे चाइना का पूछ लिया जाए, चाहे जापान का, चाहे आपका साउथ कोरिया का, तो उसके पीछे रीजंस ये होते हैं कि सिमिलर ही रीजन होते हैं। फर्स्ट जो है वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ का जो मेजर रिसोर्स है ह्यूमन बींग, वो जो है वो बेहतर होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, वो जो है वो आपके हेल्दी होने चाहिए, ठीक है, उनमें जो है वो स्किलफुल जो है वो होने चाहिए, ताकि वो लोग जो बेहतर से बेहतर जो है वो आपका प्रोडक्शन उस कंट्री में कर पाए। दूसरा, आपका जो है वहाँ की जो कंट्री है वो बेसिकली लिबरल होनी चाहिए, या आपकी इकोनॉमिकली लिबरल, मतलब अपनी उस वो जो कंट्रीज है वो दूसरी कंट्रीज को अपनी कंट्रीज में आने के लिए ओपन प्लेटफॉर्म जो वो प्रोवाइड करती होनी चाहिए। तीसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंट्री तब तक ग्रो नहीं कर पाएगी जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसकी एडवांसमेंट जो है वो नहीं देखने को मिलेगी बच्चे, ठीक है। आपका जो है वो फोर्थ है रिसोर्सेज, जो उस कंट्री में रिसोर्स हैं उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना, अगर कोई कंट्री जो सीख जाती है, सो डेफिनेट सी बात है वो जो है वो डेवलप कंट्री बन जाएगी। सो ये था आपका सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट जो है हम थर्ड चैप्टर के साथ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ कल जो है मैं लेके आऊंगा। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई होगी तो आपका लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर जो है इंडिविजुअल आपकी जो है वीडियो बना करके पोस्ट जो है कर दूंगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाकी जो है कल मिलते हैं।